नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार के जो पिछला कालांश था, पिछला सेशन था, उसमें अपन ने पढ़ा अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार के भेद क्या हैं और उनका संक्षिप्त परिचय वो अपन ने पढ़ा था। अब हम इस कालांश में एक एक अलंकार करके अपन पढ़ते जाएंगे और आगे उनके ऊपर जो प्रश्न कैसे बनते हैं विस्तार से उनको समझना, ये सारी चीज अपन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अलंकार के प्रकारों में पहला प्रकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है। वैसे अपन ने पिछले कालांश में थोड़ा इसको सुना था। कविता में वर्णों की या वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे? अब वर्ण किसे, अब इन शब्दों को समझिएगा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा कमल, तो इसमें क्या हो गया, क म ल। फिर इसको अपन करेंगे क अ म अ ल अ। तो ये सब क्या है, ये सारे हो गए आपके वर्ण। ठीक है, तो वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ क्या होता है भाई? आवृत्ति का अर्थ होता है 2 बार आना। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे चारु चंद्र की चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, नभ जल में। तो यहां पर क्या हो गया, च वर्ण च है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे कैसे इसको समझाने के लिए कि प्रस्तुत कविता में च वर्ण की, है ना, ल भी आ रहा है, ल है ना, ल च ल वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। देखो प्रश्न कैसे आता है, पंक्ति दी हुई रहती है, पंक्ति दी हुई रहती है, इसमें पहचानिए अलंकार कौन सा है। तो अलंकार का नाम आपने को लिखना है। तो अलंकार कौन सा हो गया, अलंकार हो गया आपके अनुप्रास।
ठीक है। अब पूछ सकते हैं इसकी परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा अपने पास ही हो गई, वर्णों की जहां आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो पहला हो गया अलंकार का प्रश्न, दूसरा उस अलंकार को पहचानते हुए उसकी परिभाषा, तीसरा उसका लक्षण। लक्षण बताइए, तो लक्षण क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा ये, चल वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अतः यहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो तीन प्रश्न बने, अलंकार पहचानिए, लक्षण लिखिए, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न अनुप्रास अलंकार से पूछे जाते हैं और बहुत सी बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जब आप विशेष लिखते हैं, किसमें? व्याख्या में, उस समय भी अपने को अलंकारों का वर्णन करना होता है। अगर आप पंक्तियां लिखकर उसमें लिखें कि ये फला फला अलंकार इस पंक्ति में है, तो नंबर अच्छे मिलते हैं। इसी तरह से आपके जो शिल्प सौंदर्य वाला प्रश्न आता है, उसमें भी अलंकारों की परिचर्चा होती है, अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और शिल्प सौंदर्य में जब आप लिखेंगे भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, तो उसमें भी आपको अलंकारों का वर्णन करना रहता है। तो अपन ने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या हुई, अलंकार का उदाहरण क्या हुआ और अलंकार के लक्षण क्या हुए, वो अभी अपन ने देखे। अब हम आगे देखेंगे इसके भेद, किसके? अनुप्रास के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। पहला भेद वृत्यानुप्रास। दूसरा भेद श्रुत्यानुप्रास। तीसरा भेद छेकानुप्रास। चौथा भेद अंत्यानुप्रास। अब इनको एक एक को समझ लेते हैं अपन। जैसे छेकानुप्रास, छेकानुप्रास में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, एक बार, मतलब शब्द के वर्ण कितनी बार आएगा? वर्ण 2 बार आता है। जहां पर भी 2 बार आता है अलंकार कौन सा हो गया? छेकानुप्रास। जैसे छी, छी है ना, 2 बार अपन ने छीका, तो कितने बार आया? ये 2 बार। जब वर्ण 2 बार आता है तो वो क्या हो जाएगा? आपके छेकानुप्रास हो जाएगा। ये ट्रिक है पहचानने की, कैसे अपन पहचाने, ठीक है। प्रकार कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो छेकानुप्रास का अर्थ हो गया छी छी 2 बार, है ना। तो शब्द वर्ण कितने बार आएगा? 2 बार आएगा, तो छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास के बाद में अपन क्या पढ़ते हैं? वृत्यानुप्रास, अर्थात 2 से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति, 3 बार आते ही वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अब श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? एक ही उच्चारण स्थान वाले, एक ही उच्चारण स्थान वाले शब्द, ठीक है, उनका प्रयोग होता है। उच्चारण स्थान कैसे? जैसा अभी अपन ने जो वर्णमाला वाले या वर्ण विचार वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, जैसे क वर्ग, क वर्ग का होता है कंठ्य, तो क ख ग घ अंग। फिर च वर्ग दंत्य, च छ
ज झ य, फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, फिर दंत्य त वर्ग, त थ द ध न, फिर ओष्ठवर्ण प वर्ग, प फ ब भ म। अगर ये पूरे इनमें से भी अगर मान लो कहीं आपके जो है एक साथ आते हैं, ये तो गया कंठ्य, ये तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, तो ये उच्चारण स्थान जिनका एक समान रहता है, इनमें से भी अगर मान लो कोई वर्णों का अगर मान लो कहते हैं कि भाई रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? क्योंकि इनमें सुनने में एक जैसी, इनकी ध्वनि कैसी होती है? ध्वनि सुनने में एक जैसी होती है, तो कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अंत में देखिएगा, आगे है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होगा? कविता के अंत में अनुप्रास, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन कहते हैं तुकबंदी। क्या बोलते हैं? तुकांतता, जिसे अपन कहते हैं राइमिंग, अंग्रेजी में राइमिंग, है ना, और उर्दू में क्या होता है? काफिया मिलाना। तो जहां पर भी इस तरह का रहता है, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आई और जाई, ये आपके जो रहेगा कविता के अंत में। चाहे कोई भी अपन दोहा उठा लें, कहीं भी अपन कविता में देख लें, तो अंत्यानुप्रास मिलता है जहां पर तुकबंदी होती है। ठीक है, जैसे दोहा है, सोरठा है, चौपाई है ना, और इसके अलावा आपके बहुत सारी कविताएं, तुकांत कविताएं होती है, एक पंक्ति छोड़ के एक, या एक के बाद एक, लास्ट के अंदर जो अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, तो ये अनुप्रास के क्या हो गए? भेद हो गए। ठीक है, तो अनुप्रास किसे कहते हैं समझ में आया होगा, प्रकार क्या है समझ में आए होंगे, पहचानने में भी आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि अब ये सारी चीज अपने क्लियर हो गई है कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, अनुप्रास के अलावा प्रधान अलंकार हो सकते हैं कविता में। इसके अलावा भी क्या होते हैं? प्रधान अलंकार हो सकते हैं। मतलब ये है आपके कि ये आपके प्रधान अलंकार का मतलब जो दूसरे अलंकार हैं, क्योंकि प्रश्न अनुप्रास अलंकार तो सब जगह मिल जाएगा। अच्छा, अगर कोई दूसरा अलंकार नहीं है तो हम उसमें कौन सा अलंकार लिख सकते हैं? अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपन अगर बात करें तो अनुप्रास के अलावा प्रधान अलंकार हैं, तो उनको हमें क्या करना है? विशेष तौर से ध्यान रखना है परीक्षा में। ऐसा नहीं पूछा हुआ है उपमा और रूपक का और आपने लिख दिया अनुप्रास अलंकार, तो वो माने नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपमा का उदाहरण दिया है तो आपसे वो चाहता है कि आप उपमा अलंकार लिखें। आपके लिए अगर मान लो प्रश्न दिया हुआ है किसका? रूपक का दिया हुआ है, तो आप रूपक अलंकार लिखें। वहां पर अनुप्रास अलंकार भी है, अंत्यानुप्रास अलंकार भी है, लेकिन हमें वो अलंकार लिखना है जो आपके क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। तो अनुप्रास अलंकार आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुप्रास के बाद में उपमा।
दूसरा अलंकार उपमा अलंकार। दूसरा अलंकार आपके आ जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार में आपके क्या करना होता है? देखो, इसमें दो व्यक्ति या वस्तु वस्तुओं में तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है। या समानता बताई जाती है। वह उपमा अलंकार उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या है? तुलना की जाती है या आपके जो है समानता बताई जाती है, उपमा अलंकार होता है। अब इसके अंग क्या हैं? उपमा के अंग पहला अंग हो जाता है उपमेय, दूसरा अंग होता है उपमान। ये आगे भी काम आएंगे दूसरे अलंकारों में, ये सारे शब्द आगे भी काम आएंगे दूसरे अलंकारों में। तो हमें इन शब्दों का सही सही अर्थ क्या है वो हमें जानना है, समझना है। उपमेय, उपमान, साधारण, गुणधर्म और चौथा वाचक शब्द। अब इनको समझिए, ये हैं क्या? उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, क्या कहलाता है? उपमेय। जिससे तुलना या समानता दर्शाई जाए, उपमान मतलब मान लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया उपमान। उसके बाद साधारण गुणधर्म, वह गुण ठीक है, वह गुण जिसकी तुलना हो रही है। वाचक शब्द, वे शब्द जिनसे तुलना हो रही है। क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें चार तत्व बनके हमारे सामने आते हैं कविता के अंदर पंक्ति में। सीता का मुख चंद्रमा के समान और सुंदर। ठीक है, सुंदर है। तो सीता का मुख क्या हो गया? उपमेय।
चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। सुंदर क्या हो गया? साधारण गुण धर्म। और के समान क्या हो गया? वाचक शब्द। ये वाचक शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से अपन क्या करते हैं? पहचानते हैं यहां अलंकार कौन सा है। तो जैसे वाचक शब्द क्या हो जाएंगे? वाचक शब्द हो जाएंगे सरिस, समान, सम, के समान, सदृश, ठीक है, आदि। ये सारे शब्द जहां पर भी कविता में दिखेंगे तो वहां अलंकार कौन सा हो जाएगा? वहां पर अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। तो अभी अपन ने समझा उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म गुण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। आगे इनके बारे में वापस रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन यहां पर आपको अच्छे से समझ लेना है उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण गुण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। ठीक है, तो ये यहां तक आपको समझ में आया होगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब उपमा अलंकार के बाद आपको क्या करना है? उपमा के भेद देखने हैं। उपमा के भेद। उपमा के भेद। पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा, तीसरा मालोपमा, ठीक है। पूर्णोपमा में क्या होगा? उपमा के चारों अंग रहेंगे। उपमा के चारों अंग, चारों अंगों के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया। उपमा के चारों अंग जिसमें रहेंगे वो आपके क्या हो जाएगा? वो आपके हो जाएगा पूर्णोपमा। क्या कहलाएगा वो? पूर्णोपमा। फिर लुप्तोपमा में क्या होता है? कोई एक अंग लुप्त, लुप्त मतलब क्या होता है? कम होना, लुप्त होता है। क्या कहलाएगा वो? लुप्तोपमा। जहां पर हो सकता है कहीं वाचक शब्द नहीं मिले, कहीं गुण धर्म नहीं मिले, कोई एक अंग जिसमें लोप हो जाता है, तुलना होगी, समानता बताई जाएगी, लेकिन कोई एक अंग उसमें नहीं मिले तो वो कहलाता है आपका लुप्तोपमा। अगला है मालोपमा। उपमा की माला, मतलब उपमेय के साथ अनेक उपमान। जैसे उसकी आंखें हिरनी, कमल, बाघ, पुष्प के समान सुंदर है।
तो हिरणी, कमल, बाग, पुष्प, ये क्या हो गया? ये हो गया मालूपमा। पूर्णोपमा का जैसे उदाहरण अपन ने देखा, सीता का मुख, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये आपके चारों अंग रहे, वहां पर तो हो गया पूर्णोपमा, जहां पर कोई एक अंग न रहे वहां पर होता है लुप्तोपमा, और जहां पर आपके उपमान की जो क्या होते हैं माला चलती है, बहुत सारे उपमान एक साथ बताया, तुलना एक से अधिक उपमानों से कर दी जाती है, वहां पर क्या हो जाता है? मालोपमा अलंकार होता है। तो ये उपमा अलंकार के भेद हुए। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके भेद अपन ने देखे। इससे पहले अपन ने अनुप्रास अलंकार के बारे में देखा, अनुप्रास के भेद के बारे में अपन ने देखा, ठीक है, उनके उदाहरण अपन ने देखे। तो इस प्रकार से जहां जहां पर भी आपके कविता में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार जहां पर भी आता है, वहां हमें पहचानने में वो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यहां पर उपमा अलंकार है या नहीं है, यहां अनुप्रास अलंकार है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों को अपन ने विस्तार से समझ लिया है। और कविताओं में पहचानना, इनकी परिभाषा, इनके लक्षण, ठीक है, ये सारी चीज अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तो अलंकार के अपन ने 2 भी प्रकरण पढ़े, जिसमें अलंकार का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उसके बाद अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार, इनको अपन ने देख लिया है। अगले सेशन में नए अलंकार के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।